सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी वाले भैया। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो 6 मार्च को यानी 2025 यूपी बोर्ड का फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जितने भी हमारे क्लास 12 फिजिक्स के महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर हैं उनको हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो पे, जो कि स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो पिछले 5 सालों में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इन्हीं अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में हम विद्यार्थियों बात करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जो कि पिछले 5 सालों के प्रश्नों में प्रश्न पत्रों से मिला है, छांट छांट के ढूंढ के निकाला गया है। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि जो बच्चों ने कुछ भी पढ़ाई नहीं की उनके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। तो इनको आप लोग क्या करिए स्टूडेंट्स, ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं ये आपके 2025 बोर्ड में ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो कह रहा विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम क्या है। ठीक है, विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम क्या है भाई, सब लोगों को पता होगा, क्योंकि हमारा एग्जाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने इसको तैयार भी कर लिया होगा। तो इसको एक बार देख लेते हैं, शायद कुछ बच्चे हो जिन्हें ना तैयार हो, शायद कुछ बच्चों को आता हो, शायद भूल गए हो, तो उनका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी स्टूडेंट्स, हम मान लिए यहाँ पे कोई आवेश है और यहाँ पे कोई आवेश है सारे बच्चों को दिख रहा है ना, यहाँ पे एक आवेश है, यहाँ पे एक आवेश है, इसको हम Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं। तो जो इनके बीच की दूरी है, इस दूरी का नाम क्या दे दिया स्टूडेंट्स, इस दूरी को हमने R कह दिया। तो कह रहा है इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो हमारा F है, F यानी कि बल है, फोर्स है, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि अनुक्रमानुपाती इनके गुणनफल के, आवेशों के गुणनफल के। ठीक है, Q1 Q2 के गुणनफल के, गुणनफल का चिन्ह मान लो बना दिया। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इनके बीच के दूरी हमने क्या माना, इस अनुक्रमानुपाती अपान 1/r² वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ये हो गया। ठीक है, तो अब देखो आप लोग, अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम दोनों लोगों को इनको समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो, बाकी इतना सारा आपको लिखना नहीं है। आप अगर 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाए तो आप इतना भी लिख सकते हैं। अगर आपने थोड़ा सा इतना लिख दिया तो एग्जामिनर भाई आपकी कॉपी को थोड़ा अच्छे तरीके से चेक करने लगता है, अच्छे नजरिए से देखने लगता है। तो यहाँ पे लिखे F समानुपाते Q1 Q2 बटा R²2, ये हमने दोनों समीकरणों को मिला दिया तो हमें ये रिजल्ट निकल के आया। ठीक है, अब देखो, इसको जो हमारा ये है अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, इसको हम हटा देते हैं और इसके नियतांक ले आते हैं। नियतांक हम क्या ले आएंगे, सबको पता होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R²2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही हमारा क्या हो जाता है, यही हमारा हो जाता है विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम। इतना आप लोग लिख देंगे स्टूडेंट्स, एग्जामिनर बहुत खुश होकर आपकी कॉपी को अच्छे तरीके से चेक करने लगेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो भाई देखो, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो पहले इसको हम देखते हैं, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं जितने भी संख्या होती है उनको क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई बराबर हो जाता है E × A। अगर इसके मात्रक की बात करें भाई, आपको मात्रक वीमा सब अच्छे तरीके से लिख देना है। ठीक है, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर घाते 2 प्रति कूलाम, ये आप लिख सकते हैं। या तो स्टूडेंट्स आप लिख दें वोल्ट मीटर, ये भी आपका क्या हो जाता है, ये भी आपका मात्रक हो जाता है। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स क्या है वैद्युत क्षेत्र में स्थित
किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और हमारा अगला प्रश्न भी है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सॉरी इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग कह सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। कह रहा गॉस की प्रमेय, सब लोगों को पता होगा। गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगने वाले कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है या 1/ε0 गुना होता है। तो फाई ई बराबर हो जाएगा Q/ε0। इसको आपको लिख देना है, एग्जामिनर आपको आराम से नंबर दे देगा। ठीक है, अगला प्रश्न स्टूडेंट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है? रैखिक आवेश घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेता है तो आपको लिखना है किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसे स्टूडेंट्स लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा बराबर Q/L हो जाता है और इसका मात्रक आप लोग लिखेंगे कूलाम प्रति मीटर। आप एक काम करिए स्टूडेंट्स, नोट्स बनाते चलिए और इन प्रश्नों को अपने नोट्स पे लिखते चलिए ताकि आपका जब एग्जाम हो 6 मार्च यानी आप 5 मार्च को इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से रिवीजन करके अपने बोर्ड परीक्षा में कॉपी को लिखे जाएं। ठीक है, क्योंकि भाई इसको आप लोग जरूर से जरूर इसको बिल्कुल आप मिस ही मत करना। ठीक है, क्योंकि भाई बहुत ही प्यारे प्रश्न हैं। पिछले 5 सालों में जितने प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों का निचोड़, सभी प्रश्न पत्रों का निचोड़ लेके आपके पास हम लोग लाए हैं। ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता ε0। ठीक, इसका भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। निर्वात की वैद्युतशीलता ε0 का मात्रक व बीमा लिखिए। ठीक है, कई बार प्रश्न आ चुका है भाई मात्रक और बीमा लिखने वाला, तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिए। जिसका मात्रक होता है वो होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका क्या होता है? निर्वात की वैद्युतशीलता ε0 का मात्रक होता है और इसकी बीमा स्टूडेंट्स होती है m की घाते -1, l की घाते -3, t की घाते 4, a की घाते 2। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न भाई अति लघुत्तरीय है तो भाई छोटे छोटे प्रश्न हैं इनको ही आपको याद करते हुए चलना है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र लिखिए। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र क्या लिखेंगे? C बराबर K × A/0/d। ये आपका सूत्र हो जाता है। इसके बाद आप लोग जहां लिख के इनके मतलब भी बता दीजिए कि C क्या है, K क्या है, A क्या है, ε0 क्या है, D क्या है। तो C बराबर है स्टूडेंट्स समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, K बराबर है परावैद्युतांक, A बराबर है क्षेत्रफल और D बराबर है प्लेटों के बीच की दूरी और ε0 सबको पता है निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये वाला प्रश्न आपको तैयार हो गया होगा, आई होप आप लोगों ने अपनी कॉपी पे लिख भी लिया होगा। ठीक है, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखो। इस प्रकार से प्रश्न आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यही होते हैं और बाप रे इतना बड़ा प्रश्न पूछ लिया गया, हम क्या लिखें? तो भाई बना कर तो लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे सूत्र पूछा है ना। तो भाई कितना बनाओगे यार, आप बना कर नहीं लिखना है एग्जामिनर यही देखता भाई, सूत्र वगैरह ज़्यादा देखता। अगर आप लोगों ने सूत्र लिख दिया तो बस समझ ही जाता है कि स्टूडेंट्स ने बहुत प्यारी तरीके से तैयारी को अच्छे तरीके से किया है। तो देखो UE बराबर 1/2 यानी कि 1/2 कह दो या ½ ε0 E² यानी कि E की घाते 2। ये आपका सूत्र है स्टूडेंट्स, इसको आप लोग लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे E बराबर है वैद्युत क्षेत्र, सबको पता होगा। UE देखो भाई ऊर्जा घनत्व हो जाता है और ε0 होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। सब लोगों को ये प्रश्न आ रहा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं और हमारा अगला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। पूछ लेता है एग्जामिनर परावैद्युत पदार्थ क्या है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। परावैद्युत पदार्थ क्या है आपको लिखना है, यहाँ पे उत्तर डाल देना है। ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे आपको लिख देना एग्जाम्पल कांच, मोम, कागज, तेल आदि। ठीक है, इतना आप लोगों को लिख देना है अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई। आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में क्या संबंध है? ठीक है, इसका भाई डेरिवेशन भी आता है, मतलब कि लॉन्ग आंसर में 5 नंबर वाले में। लेकिन अति लघुत्तरी भाई इसका क्या पूछ लेता है,
इसका सूत्र पूछ लेता है। तो आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में क्या संबंध है? तो जे बराबर आप लोग लिखेंगे NEVD, ठीक है, जे बराबर NEVD। ये आपका सूत्र भी आप लोग लिख सकते हैं, टिक्का वाले में आ जाएगा, लेकिन अब भाई अच्छे नंबर हमें लाना है तो इनको भी लिख दीजिए। ये कैसे लिखेंगे भाई? देखो, जे बराबर I/A होता है। क्या होता है? जे बराबर I/A। जो हमारा I होता है वो I बराबर क्या होता है? NEAVD। क्या होता है? I बराबर NEAVD, ठीक है, ये होता है। तो देखो, जे बराबर I का मान हम लोग रख दिए, NEAVD अपान A रख दिए, तो A से A कट जाता है, तभी जाके जे बराबर NEVD आ जाता है। तो ये इसी को हम लिख दिए, जे बराबर NEVD। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न हम लोग स्टूडेंट से देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न भी हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धातु के किसी तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध कितना होगा? ठीक है, तो देखो भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं अरे भाई इतना बड़ा प्रश्न दे दिया एग्जामिनर ने और वो भी 1 नंबर में, तो कैसे करेंगे? तो देखो, कुछ नहीं करना, एक मैं आपको बता रहा हूं, इसका जो नया प्रतिरोध होगा वो 4 गुना हो जाएगा। कैसे होगा? इसका एक सूत्र है प्यारा प्यारा। नया प्रतिरोध बराबर होता है स्टूडेंट्स n घाते 2 इंटू पुराना प्रतिरोध। तो n क्या है? n है लंबाई जितना गुना दी जाए, तो यहाँ पे कितना 2 गुनी दी गई है। कितने गुनी स्टूडेंट्स? यहाँ पे लंबाई जो हमारी वो 2 गुनी दी गई है। तो यहाँ पे 2 गुनी, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 यानी 4 गुना हो जाएगा। बस इतना आप लोगों को कर देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न स्टूडेंट्स है हमारा, गतिशीलता किसे कहते हैं? ठीक है, गतिशीलता किसे कहते हैं? काफी ज्यादा प्यारा प्यारा प्रश्न है। तो आपको लिखना है, किसी चालक के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो म्यू बराबर VD अपान E। VD हमारा क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे जो हमारा VD है वो है अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, ठीक है, अनुगमन वेग। और जो हमारा E है स्टूडेंट्स वो हमारा है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये आपको जरूर लिख देना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है? ये हमारा अगला प्रश्न है, करा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। तो F बराबर QVB साइन थीटा होता है। सूत्र आप लोगों को याद कर लेना है, क्या होता है? F बराबर QVB साइन थीटा, जहां पे Q बराबर होता है कण का आवेश, B बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र और V बराबर होता है कण का वेग। ठीक है, इतना आप लोगों को तैयार कर लेना है। और ये भी प्रश्न भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2-3 साल पूछा गया है लगातार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। ठीक है, दो समांतर धारावाही चालक हैं, उनके बीच लगने वाले बल का हमें सूत्र लिखना होता है। तो आप लोग ये तो या तो ये लिख दो या तो ये लिख दो। मैं बताता हूँ आप लोग क्या क्या इसमें फर्क है। F अपान L बराबर म्यू0 बटा 2 पाई I1 I2 बटा R। ठीक है, इतना आप लोग लिख दो। या तो आप लोग क्या करो, L को सीधा यहाँ पे भाग में इधर भेज दो, गुणा में भेज दो। तो F बराबर म्यू0 बटा 2 पाई I1 I2 बटा R इंटू में L लिख दो। ठीक है, यानी दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र हमें लिखना होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी कि मान लो, समझा दूं क्या यार आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, दो धारावाही चालक हैं। ठीक है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच, तो इनमें धारा है I1 और इसमें धारा है I2। ठीक है, इसमें धारा I1 है और इसमें धारा I2 है। अब देखो यहाँ पे I1 I2 क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे धारा है, और R क्या है, इनके बीच की दूरी है। R क्या है, R इनके बीच की दूरी है। और जो L है वो समांतर धारावाही समांतर चालकों की लंबाई है, और F हमारा बल है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और म्यू0 अपान 2 पाई नियतांक भी आप इसको कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स, चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा दीजिए। ठीक है, चुंबकीय याम्योत्तर भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसको आप लोग, इसकी परिभाषा आप लोगों को देनी है। तो भाई अति लघुत्तम में लिखना है तो हमें शॉर्ट परिभाषा तैयार करनी पड़ेगी। तो इसकी शॉर्ट परिभाषा क्या है, किसी स्थान पर अपने
गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को लिख देना है प्यारे प्यारे अपने हाथों से, बस आपको पूरे के पूरे एग्जामिनर नंबर दे के जाएगा। ठीक, क्या लिखना है? किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है किसी चल कुंडली धारामापी का एमीटर और वोल्टमीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है। यानी किसी चल कुंडली धारामापी का एमीटर और वोल्टमीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है। तो भाई देखो, धारामापी को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है और क्या हो जाता है, हमारा रूपांतरण हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये प्रश्न भी तैयार हो गया होगा। अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक व विमा लिखिए। तो भाई इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। क्या होता है? न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, या तो आप सीधा वेबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसकी विमा की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसकी विमा होती है ml घाते 2 t घाते 2 a घाते -2। ठीक है, ये इसकी क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स की विमा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है भाई अति लघु उत्तरी है तो अति लघु लघु होंगे, यानी छोटे छोटे प्रश्न उत्तर होंगे। तो देखो आप लोगों को प्रश्न पढ़ के घबराना नहीं, इसका छोटा सा ही आंसर होता है। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान, जिसको हम कहते हैं IRMS, तथा धारा के शिखर मान I0 में क्या संबंध है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे धारा के वर्ग माध्य मूल मान IRMS बराबर होता है I0 अपान √2, जहाँ पे I0 होता है शिखर मान या इसको धारा का मान भी कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट्स। कह रहा LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक का सूत्र लिखिए। ठीक है, LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक का सूत्र लिखिए। तो आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है cos फाई बराबर R अपान √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, या तो आप लोग लिख सकते हैं cos फाई बराबर R अपान Z, क्योंकि जो हमारा Z है स्टूडेंट्स वो हमारा प्रतिबाधा होता है। क्या होता है? हमारा Z बराबर हमारा स्टूडेंट्स प्रतिबाधा होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिप कर रहा ना, तो Z बराबर हमारा क्या होता है? प्रतिबाधा होता है। तो यहीं पे हम लोग प्रतिबाधा का सूत्र हम लोग उठा के यहाँ पे रख दिया है बस। तो आप चाहे ये लिखो, चाहे cos फाई बराबर R अपान Z लिखो, चाहे आप प्रतिबाधा का सूत्र भी लिख दो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चाहो तो आप पूरा भी लिख सकते हो, तो आपको आपकी जो कॉपी चेक करने की दृष्टि होगी वो स्टूडेंट्स बदल जाती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखो प्रश्न हमारा है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के 2 गुण लिखिए। क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के 2 गुण लिखिए। तो देखो पहला गुण क्या है? ये प्रकाश की चाल से चलती है। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये प्रकाश की चाल से चलती है। और दूसरा गुण है ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक है, दूसरा गुण क्या है? ये अनुप्रस्थ तरंगे। पहला गुण ये प्रकाश की चाल से चलती है, दूसरा है ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को स्टूडेंट्स चलते हैं। हमारा देखो अगला प्रश्न है 5 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी। ठीक है, 5 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं भाई, ये न्यूमेरिकल वाला प्रश्न है। ठीक है, तो देखो जो हमारा देखो लैम्डा का मान हमें दे दिया है। क्या दिया है? लैम्डा बराबर 5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब इसको अगर हम मीटर में स्टूडेंट्स कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 10 की पावर -10 हो जाएगी, -10 मीटर में आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी। तो आवृत्ति मतलब न्यू। ठीक है, हमें न्यू नहीं पता, न्यू बराबर क्या होगी हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हमें न्यू को ही हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो भाई, तो हमारा जो न्यू बराबर सूत्र होता है वो होता है C अपान लैम्डा। क्या होता है? C अपान लैम्डा होता है। ये सूत्र को भाई आप लोगों को तैयार कर लेना है। ठीक है, ये सूत्र को आप लोगों को स्टूडेंट्स तैयार कर लेना है। न्यू बराबर होता है C बराबर अपान लैम्डा। तो देखो भाई न्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे न्यू बराबर C का मान कितना होता है? सब लोगों को पता होगा C का मान कितना होता है? 3 × 10 की घाते 8 होता है। अपान लैम्डा का मान हमने अभी निकाला 5 × 10 की घाते -10 मीटर। ठीक है, अब देखो भाई, अब यहाँ पे हमको लोग क्या करेंगे? यहाँ पे देखो न्यू बराबर 3 × देखो सुनो यहाँ पे
10 की घाते 8 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक 10 ले लेंगे, तो इसको 30 लिख देंगे सीधा। ठीक है, 30 गुणे 10 की घाते इसको क्या कर देंगे 7 कर देंगे, अपान में 5 गुणे 10 की घाते माइनस में 10 कर देंगे। कितना हो जाएगा 5 छक्का 30, यानी 6 बार में जाएगा ये। और जो हमारा इसको ऊपर जब ले जाएंगे तो इसका जो घात है वो प्लस में हो जाएगी, तो न्यू बराबर हो जाएगा 6 गुणे 10 की घाते, ये माइनस में प्लस यानी प्लस प्लस जुड़ जाएगी, तो 10 की घाते क्या आ जाएगा स्टूडेंट 17 हर्ट्ज। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा स्टूडेंट से प्यारा प्यारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो भाई ठीक है आ गया, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए तो हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है स्टूडेंट्स, रेडियो तरंगों, एक्स किरणें, गामा किरणें एवं सूक्ष्म तरंगों को उनके तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम में लिखिए। भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पिछले ही बार यानी 2024 में ही आपके बोर्ड परीक्षा में पेपर पूछा गया है 1 नंबर में। ठीक है, तो सूक्ष्म तरंगे पहले लिखेंगे, फिर एक्स किरणें, फिर गामा किरणें, फिर रेडियो तरंगे, घटते क्रम में हम लोगों ने इसको लिख दिया। इसको आप चाहें तो आप लोग रट लें, याद कर लें, कुछ भी करें, लेकिन आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लें। ठीक है, अगले प्रश्न को स्टूडेंट चलते हैं, और हमारा अगला प्रश्न भी बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लें। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ज़रूर डाल लें और नोट्स भाई बनाते चलें। ठीक है, नोट्स बनाते चलें ताकि आप 5 मार्च को इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से रिवीजन मार के स्टूडेंट्स इनको अपने बोर्ड परीक्षा को देने जाएं 6 मार्च को। ठीक है, 5 मार्च को आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना रहता है, और 6 मार्च को आप अपना बोर्ड परीक्षा आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो अवतल लेंस के द्वितीयक फोकस की परिभाषा दीजिए। ठीक है, अवतल लेंस के द्वितीयक फोकस की परिभाषा दीजिए भाई। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, द्वितीय फोकस कहते हैं। भाई इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए तो भाई आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन भाई हमें तो पढ़ना सिर्फ अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप लोग इनको तैयार करते हुए चलिए, काम खत्म। अगला प्रश्न देख तो भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखिए। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखिए, तो यहाँ पे उत्तर आप लोगों को डाल देना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें निम्नलिखित हैं। ठीक है भाई, इस प्रकार से लिखेंगे ना तो भाई अच्छा रहता है, देखने में भी अच्छा लगता है, पॉइंट वाइज अगर आप लोग लिखेंगे तो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें निम्नलिखित हैं, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। ठीक है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा हो। ठीक है भाई, शर्तें हैं, कंडीशन है, आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से बड़ा हो, ये शर्तें आप लोगों को लिख देना है। परावर्ती दूरदर्शी की 2 विशेषताएं लिखिए। भाई परावर्ती दूरदर्शी की 2 विशेषताएं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट लिस्ट में डाल दो। ठीक है, देखो इसके द्वारा प्रतिबिंब अधिक चमकीला बनता है। ठीक है, क्या विशेषताएं, इसके द्वारा प्रतिबिंब अधिक चमकीला बनता है, इसके बने प्रतिबिंब में वर्ण विपतन का दोष नहीं होता। ठीक है, परावर्ती दूरदर्शी की 2 विशेषताएं क्या है, इसके द्वारा प्रतिबिंब अधिक चमकीला बनता है, इसके द्वारा बने प्रतिबिंब में वर्ण विपतन का दोष नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है। ठीक है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है, तो भाई सब लोगों को शायद पता भी हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, शायद सभी लोगों को पता हो, मैं ऐसी आशा करता था, क्या मालूम आशा हमारी तोड़ दिया हो आप लोगों ने। नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करने की जो क्षमता होती है उसी कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक है, यानी नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही, मिलते किसी एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। ठीक है, तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भाई इस वीडियो को अगर आप लोगों ने पूरा देखा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब CRIBE सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। ठीक है स्टूडेंट्स, एक प्यारा सा कमेंट भी आप लोग कर देना,
बस यही आपकी गुरु दक्षिणा है। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं किसी एक और अति महत्वपूर्ण लाजवाब वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, बाय बाय।